कि हम लोग एकदम मस्त रॉकेट की स्पीड से क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिवीजन किसका, हमारे चैप्टर पावर शेयरिंग का। जितनी हरियाणा की जनता है उसकी जस्ट आधी जनता आप कह सकते हैं रहती है कहां पे, अपने बेल्जियम के अंदर। हमारे इंडिया में तो हम इतनी सारी भाषा बोलते हैं, कोई गुजराती, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई हिंदी। हम लोग करते हैं पावर को शेयर, हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पावर को डिवाइड, तभी तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्या हालचाल मेरे सुपरस्टार जबरदस्त वाले पीवीएंस, क्या हालचाल आप सबका। देखिए क्या है कि जादू, ये मैजिक जो चल रहा है ना माइंड मैप का यार, ये बड़ा औसम है। तो बच्चे कह रहे हैं सर बड़े कम टाइम में बड़ा मस्त अपन रिवीजन कर ले रहे सर, बड़ा मदद हो जा रही, बड़ा हेल्प हो जा रहा है ना। चलिए तो सारे प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले, सुपर वाले और अमेजिंग वाले मेरे रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ के अंदर, सब अच्छा चल रहा है, सब ओपी चल रहा है, सब बढ़िया मस्त एकदम जबरदस्त। लाइफ में टेंशन है यार, टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन टेंशन नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं भाई। क्यों? ये अपने पास क्या है यार, अपने पास क्या है, पावर है। अपने माइंड में क्या एक मस्त वाला मैप है, और वही वाला मैप जो है आज दोबारा आपके साथ शेयर करने आ गया हूं मैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात आपको बताऊं मैं बच्चों, नंबर 1 सबसे बढ़िया बात आपको बताऊं मैं, तो सबसे बढ़िया बात यह है भाई कि अपने पास आज जो चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है, इसका नाम है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है आपकी किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, सिविक्स वाला पार्ट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए भाई, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, आज के एजेंडा हमारे क्या होने वाला है। आज के एजेंडा देखो बहुत सिंपल है कि हम लोग एकदम मस्त रॉकेट की स्पीड से क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिवीजन किसका, हमारे चैप्टर पावर शेयरिंग का, और उसका करेंगे मस्त वाला माइंड मैप। और माइंड मैप के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कुछ बढ़िया वाली कहानियां, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हो, क्या आप रेडी हो? बिकॉज ये है एकदम कम समय के अंदर माइंड ब्लोइंग तरीके से माइंड ब्लोइंग रिवीजन करने का सबसे ओपी तरीका। चलिए, यानी इसको हम कहते हैं हमारे माइंड मैप्स। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, अपन किसकी बात करेंगे, बेल्जियम की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसकी बात करेंगे, और जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है इसको डिस्कस करेंगे। बस यही अपना छोटा सा प्यारा सा एजेंडा है। तो चलिए फटाफट से आपका पॉपकॉर्न ले लीजिए, समोसा, कचौड़ी, पूरी, सब्जी जो रखना है अपने पास रख लीजिए, बिकॉज अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ होने वाले हो, एक मस्त छोटी सी शॉर्ट मूवी देखने वाले हो या एक शॉर्ट सा वीडियो देखने वाले हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी से आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं भाई अपने अंदाज के अंदर, यानी हमारे पावर शेयरिंग का माइंड मैप। चलो तो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे बड़ी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी कंट्री की, इसका नाम है बेल्जियम। तो देखिए बेल्जियम के अंदर जो है भजिया नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या बेल्जियम के अंदर प्याज वाली भजिया मिलती, प्याज वाले पकौड़े मिलते इसलिए इसका नाम बेल्जियम है? ऐसा नहीं यार। देखिए बेल्जियम एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कंट्री है यूरोप के अंदर। अच्छा मजे की बात क्या है बच्चे कि इसका जो इलाका है, मतलब जिसका एरिया है, वो अपने हरियाणा से भी कम है। मतलब भाई साहब हरियाणा वाले अगर खड़े हो जाए क्या ये मारो हरियाणा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हरियाणा वालों की, तो भैया हरियाणा ओपी है कि नहीं, तो हरियाणा के एरिया से भी कम इसका एरिया है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, बहुत इतनी सी जरा सी पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसके अगर आप बॉर्डर्स की बात करोगे तो इसके आसपास आपको बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े देश मिल जाते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। तो ये सब इसको घेर के खड़े हुए, ठीक है। आपको याद है नेशनलिज्म यूरोप में हमने एक बड़ा मस्त टॉपिक पढ़ा था, जब हम लोग वाली ट्रीटी की बात करते थे, ट्रीटी ऑफ वियना की। तो आपको याद है कि फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को बनाया गया था, उसके अंदर बेल्जियम भी था, फिर बेल्जियम के अंदर आंदोलन हुआ, बेल्जियम अलग हो गया। तो आपको याद है कि नहीं याद है? तो उसी से आइडिया लगा लो कि भैया बेल्जियम के आसपास क्या मिलने वाला है, आपको फ्रांस मिलने वाला है। तो बेल्जियम जो है घिरा हुआ है किन कंट्रीज से, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग मान लीजिए अपने हरियाणा की पॉपुलेशन का लगभग आधा ही है ना। तो हरियाणा की पॉपुलेशन कंपैरिजन में, मतलब जितनी हरियाणा की जनता है उसकी जस्ट आधी जनता आप कह सकते हैं रहती है कहां पे, अपने बेल्जियम के अंदर। तो मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इनके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है यार कि ये लोग ना अलग अलग टाइप का लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग टाइप की भाषा बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, हमारे इंडिया में तो हम इतनी सारी भाषा बोलते हैं, कोई गुजराती, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई हिंदी, है ना, कोई बहुत सारी भाषा हम लोग को बोली जाती है, बहुत सारी भाषा हम लोग बोलते हैं। तो सर कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। यार हमारे यहाँ क्या पता है, हम लोग करते हैं पावर को शेयर, हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पावर को डिवाइड, तभी तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अच्छा अब क्या दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ पे 2-3 इलाके हैं, 2-3 अलग अलग इलाके हैं। जैसे हमारे देश में स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गोवा। तो ऐसे करके बहुत सारे इलाके जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कहां पे, बेल्जियम के अंदर। इसमें से 2 मेजर इलाके हैं। नंबर 1
पहला है आपका फ्लेमिश रीजन। अब फ्लेमिश रीजन वो इलाका है जहां पे देश की 59% जनता रहती है और डच भाषा बोलती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोलती है भैया? डच भाषा। अब देखो, एक पड़ता है आपका वेलोनिया रीजन, तो यहां पे 40% जनता जो आपकी कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा बोलती है। अब बच गए 1%, तो यहां पे हमारे कुछ छोटे से लोग रहते हैं जिनका नाम है जर्मन लोग, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आपने किस तरीके की भाषाएं देखी यहाँ पे? 3 भाषा। नंबर 1 डच, दूसरा आपका फ्रेंच और तीसरा आपका जर्मन। डच बोलने वालों की संख्या कंट्री के अंदर कितनी है? 59% है। ठीक है, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कंट्री के अंदर कितनी है? 40% है। और जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1% है। डन, चलो, तो इसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं यार भाई, जिसका जो मन है वो भाषा बोलो, क्या समस्या है? अच्छा, अब जिनका कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रसल्स, ठीक है, तो ब्रसल्स की कहानी कुछ अलग है। ब्रसल्स के अंदर ऐसा है कि ब्रसल्स के अंदर जो 80% जनता है वो फ्रेंच बोलती है और 20% जनता ही सिर्फ डच बोलती है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई यार कि देश के अंदर डच भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। यानी देश के अंदर, यानी कंट्री की आप बात करोगे, ओवरऑल कंट्री, तो वहां पे डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। और आप सिर्फ कैपिटल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भारत की बात करें, ओवरऑल भारत की बात करें, ठीक है, और सिर्फ भारत की राजधानी न्यू दिल्ली की बात करें, तो दोनों में फर्क है कि नहीं बच्चों? बिकॉज दोनों का डेटा कंपैरेटिवली अलग आने वाला है। तो वैसे ही हमारे बच्चे यहां बेल्जियम के साथ भी, कि बेल्जियम अगर आप देश की बात करोगे तो देश के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। और लेकिन अगर इसके कैपिटल ब्रसल्स की बात की जाए तो ब्रसल्स के अंदर लोग ज्यादातर फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात में आती है जब आपके साथ भेदभाव किया जाए। देखिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी भाषा बोलो, वो आपका कॉल है, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि जो फ्रेंच लोग हैं ना, बहुत नालायक हैं, बहुत नालायक है, इनके अलग लेवल का चूल है। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं। अब अगर एक पैसे वाले होंगे तो डेफिनेट सी बात है इनके पास पावर भी होगी, है कि नहीं भाई? तो दैट इज द रीजन कि जितने भी सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, चाहे वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो जॉब हो, ये सारा का सारा कौन लेके भाग गया? हमारे फ्रेंच लोग। अब बेचारे डच कह रहे हैं गजब नाइंसाफी भाई, गजब बेइज्जती यार, तो फ्रेंच वाले सब लोग लेकर भाग गए, और डच वाले कह रहे हैं यार हमारा फीलिंग ही नहीं, मतलब हमारे अधिकार नहीं है, सब तुम ही लेके बैठोगे। अब इसी बात में इन दोनों कम्युनिटीज में टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि फ्रेंच वाले क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे वाले हैं, और पैसे होने की वजह से जो है उनको सारे बेनिफिट्स पहले मिल गए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, तो वो डच के मुकाबले ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और डच वालों को ये सारी चीजें बहुत बाद में मिली, तो डच वाले इससे ना काफी नाराज है। डच वाले कह रहे हैं यार ये बहुत गलत बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कहता अच्छा है, सारे पैसे भी तुम ले जाओ, सारा पावर भी तुम ले जाओ, मैं क्या करूं, जब छोड़ दूं, हाँ। तो अगर आप देखोगे तो डच वाले जो है बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक, अब इसी के चलते क्या होता है कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950s और 1960s के बीच में नोक जोक जो है थोड़ी ज्यादा हो जाती है। डच वाले कह रहे बेटा आओ कंट्री मिलो, तुमको ऐसा मारेंगे ना भगा भगा के फ्रेंच वालों, बहुत बुरी हालत कर देंगे तुम्हारी। फ्रेंच वाले कह रहे कोई बात नहीं बेटा, कंट्री में मार लोगे तो कैपिटल में बच जाओगे। क्या कैपिटल में हमारी पॉपुलेशन कितनी? 80% है भाई, 80% जनता फ्रेंच बोलती है बेटा, इतना भगा भगा के मारेंगे ब्रसल्स के अंदर कि भागते जगह नहीं मिलेगी। तो अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही, कम्युनिटी में दिक्कतें बढ़ती जा रही। ठीक है, अच्छा, तो दिक्कत क्या थी कि नंबर 1 कि डच स्पीकिंग पीपल जो है कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल्स में माइनॉरिटी में है ना। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो ब्रसल्स के अंदर जो टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही है ना, ब्रसल्स के अंदर टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके 2 सोल्यूशन हो सकते थे। देखो, नंबर 1 पहला सोल्यूशन ये था कि डच वाले अपनी धौंस जमाते कि हम लोग कंट्री में हम लोग ज्यादा है, और फ्रेंच वालों को पिटाई करते। तो उससे क्या होता है, देश में दंगे होते, देश में वायलेंस होती, और ऑब्वियस सी बात है अगर फ्रेंच वाले पिटेंगे देश के अंदर तो वो ब्रसल्स के अंदर तो डच वालों की बैंड बजाएंगे। तो फ्रेंच वाले कहते हैं आओ बेटा देखते हैं तुमको ब्रसल्स में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो फ्रेंच वाले डच को पीटते कहां पे? ब्रसल्स के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, बेल्जियम की हालत खराब हो जाती है, यानी बेल्जियम में क्या हो जाता, अनरेस्ट हो जाता, अशांति फैल जाती, बेल्जियम में वायलेंस हो जाता, दंगा फसाद हो जाता। तो इसमें ना किसी की भलाई नहीं थी। तो हमारे बेल्जियम वाले लीडर्स ने मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जलाई और बोला भाई साहब एक काम करते हैं, बातचीत करते हैं, लेट्स हैव अ टॉक, लेट्स हैव अ कॉफी विद बेल्जियम के लीडर्स, है कि नहीं? कॉफी विद करण यार, कॉफी विद बेल्जियम के लीडर्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बढ़िया सिस्टम निकाला। इन्होंने क्या किया, सिस्टम करके एक मस्त सिस्टम निकाला जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, एकोमोडेट शब्द का मतलब होता है एडजस्ट करना किसी चीज को। ठीक है, डेफिनेटली जैसे टेंपो में देखो 4 सवारी बैठती कि नहीं बैठती भाई, अपन बहुत मजा आता है उसमें बैठ के। ठीक है, 3 सवारी बैठती तब तक टेंपो वाले भैया आते हैं, भैया किसको, चौथी सवारी बैठेगी। हम क्या भैया पैसे ले लो एक्स्ट्रा, नहीं चौथी सवारी बैठेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हो चौथी सवारी को, एडजस्ट कर रहे हो। तो वैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिफरेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। राइट बच्चों, अब अगर आप देखोगे तो 1970 से यानी 1970 से लेकर के 1993 के बीच में क्या किया गया, इनके संविधान में बदलाव किया गया। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, इसलिए बदलाव किया गया ताकि कैसा अरेंजमेंट बनाया जाए, कैसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे सारे लोग जो है बड़ी आसानी से मिलजुल करके रह सके।
अच्छा, अब मजेदार बात क्या है, नंबर 1, अब इसका क्या, इस एलिमेंट के क्या मॉडल थे, क्या क्या प्रोविजंस थे। नंबर 1, जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है इनकी पूरी देश को रन कर रही है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग है और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग है, दोनों मंत्रियों की संख्या एक होगी। इसको आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को ले लिया गया और किसको दे दिया गया यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी आपके जो फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको कुछ पावर्स दे दी गई। अब देखिए इससे पहले क्या था कि वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करती थी, बहुत सारे लोगों को लगता है गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, नहीं बच्चे, गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी बेल्जियम में, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, बिकॉज सारी पावर कौन लेके बैठा हुआ था, आपकी केंद्र सरकार। अभी क्या हुआ, जब मॉडल में चेंज किया गया, संविधान में चेंज किया गया, तो केंद्र सरकार की कुछ पावर को लेकर के दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को, भैया एक काम करिए, आप अपने इलाके को बढ़िया से मैनेज करिए। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है कि ब्रसल्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है। अब ब्रसल्स की सेपरेट गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन थी, तो ब्रसल्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग थे उनको इक्वल रखा गया। अब आप ये पूछोगे कि सर फ्रेंच ने ऐसा क्यों माना, फ्रेंच तो पावरफुल लोग हैं, तो देखिए फ्रेंच ने ऐसी बात पे इसलिए माना, इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच लोगों ने जो था इसी कंडीशन को कंट्री में भी एक्सेप्ट किया था। अगर डच चाहते तो इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री के अंदर ज्यादा थी, डन। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इस वजह से फ्रेंच भाई लोगों ने भी यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया ब्रसल्स के अंदर की नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग जो होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे। सॉर्टेड है, चलिए आगे बात करते हैं भाई लोग ना। अब नंबर 4 पे आते हैं। अब क्या है कि देखिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है आपके कल्चर, आपकी भाषा को लेकर के। अब मान लीजिए इंडियंस के लिए कानून बनाने जब ब्रिटिशर्स आए थे, आपको साइमन कमीशन याद है, या साइमन कमीशन अपन पढ़े थे क्लासेस के अंदर भी, कि साइमन कमीशन को भारत में बॉयकॉट क्यों किया गया। उसका बहुत सिंपल सा रीजन था कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। वो कमीशन इसलिए आया था ताकि भारत की सरकार में कुछ बदलाव कर सके, इंडियंस के लिए कानून बना सके। अब मजे की बात यह है, तुम इंडियंस के लिए कानून बनाने आए हो और तुम्हारे कमीशन के अंदर ही कोई इंडियन नहीं है, कोई भारतीय है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हमने अपोज करने गए, तो बात गलत बात है यार, कि हमारे लिए कानून बनाने आए हो और हम ही को हमसे कंसल्ट नहीं कर रहे, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बड़ा गुस्सा आया। तो डेफिनेट सी बात है, अगर मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर डच लोग फ्रेंच के लिए कानून बनाते, उनके लैंग्वेज उनके कल्चर से रिलेटेड, तो फ्रेंच वाले तो गुस्सा हो जाते। वो तो यही कहते हैं डच को कैसे पता कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्या क्या इश्यूज है, तो डच वाले गुस्सा हो जाएंगे ना, फ्रेंच वाले गुस्सा हो जाएंगे नहीं भाई। तो ऐसे अगर मान लो कि जर्मन वालों के लिए फ्रेंच वाले कानून बनाए, तो जर्मन वाले कहेंगे यार ये फ्रेंच को क्या पता कि हमारी भाषा क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो इसमें आपस में लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इन सारे मुद्दों पे कानून बनाने के लिए एक अलग सी गवर्नमेंट बना दी गई, जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब यार लोगों से कहा गया कि भैया जितने भी डच फ्रेंच और जर्मन है कि आप लोग अपना अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज कर लो, ठीक है। और इस गवर्नमेंट का काम होगा कि आपके कल्चर लैंग्वेज रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करना, उस पर कानून बनाना, डन सॉर्टेड है। तो ये झगड़ा भी खत्म हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक फ्रेंच आदमी हूं तो मैंने क्या किया, अपने लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज की, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट में पर्सन होगा वो तो फ्रेंच ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर वो बंदा मेरे लिए लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है, मेरी भाषा से जुड़े, मेरे कल्चर से जुड़े, तो डेफिनेट सी बात है मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ही उसको चूज करके भेजा है। अगर मेरे लिए कानून कोई जर्मन या डच बनाता तो मुझे ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, है ना। लेकिन मेरे लिए तो कानून कोई फ्रेंच बंदा ही बना रहा है, मेरे कल्चर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और होगी भी तो मैं उससे ही बात करूंगा, राइट। तो इस वजह से कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बना दी गई। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि हो सकता था कि अगर बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं किया जाता तो पूरे देश का विभाजन हो सकता है, पूरा देश डिवाइड हो जाता। अब यूगोस्लाविया करके कंट्री हुआ करता था पहले, बहुत पहले हुआ करता था। तो यूगोस्लाविया 6 अलग अलग देशों में बट गया था, आपको पता है क्यों? बिकॉज ऑफ कल्चर और रिलीजियस लाइन्स, ठीक है। यूगोस्लाविया पहले एक बड़ा जबरदस्त कंट्री हुआ करता था और यूगोस्लाविया बट गया था भाई, 6 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, ठीक है। उसका विभाजन हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज वहां पे लोगों को लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और बेल्जियम के हालात भी कुछ ऐसे ही हो सकते थे अगर यहाँ के लीडर्स अपने लोगों को दबाने का ट्राई करते, लेकिन यहाँ के लीडर्स ने ऐसा नहीं किया। यहाँ के लीडर्स ने एक सिविल वॉर को अवॉइड किया, जो कि हो सकती थी अलग अलग कम्युनिटीज के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया बच्चे, यहाँ के जो लीडर्स है उन्होंने एकदम पीसफुल तरीके से बातचीत के थ्रू, है ना, नेगोशिएशंस के थ्रू और पॉलिटिकल पावर को शेयर करके क्या किया, यहाँ पे एक बहुत गंदा युद्ध होने से बचाया, लोगों को मरने से बचाया, और साथ ही लोग जो है अभी खुशी खुशी जी रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया तो ब्रसल्स को चूज किया गया उसका एज अ हेडक्वार्टर, राइट बच्चों। तो लीडर्स ने रियलाइज किया कि देश का यूनिटी तभी पॉसिबल है जब आप हर एक इंसान को अधिकार देते हो। इनफैक्ट अगर आप भारत में देखोगे आपको इतना सारी चीजें दिखाई देती है, आपको रिजर्वेशन पॉलिसीज दिखाई देती है, आपको और भी मल्टीपल चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, अलग अलग
आप देखेंगे अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग हमने स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371 जो हमारे देश के कई सारे राज्यों को कुछ स्पेशल स्टेटस देता है, स्पेशल पावर्स देता है, ठीक है। आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 371 की बात कर रहा हूं, जो डील करता है खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के राइट्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और भी कई सारे स्टेट्स, यानी 12-13 स्टेट्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लूं आपको, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। तो अगर आप देखोगे तो इन स्टेट्स का अपना कल्चर है, ठीक है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग काफी पुराने हैं। फिर अगर आप देखोगे तो ये अपने लैंड को, अपनी जमीन को लेकर के ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं सही भी है इनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना। तो सरकार ने भी इस बात को समझा, हमारे संविधान में अलग अलग रूल्स लाए गए, कानून लाए गए, ताकि इनके कल्चर को, है ना, इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको बचाया जा सके, है ना बच्चों। तो इसी वजह से जरूरी है, जब आप पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हो तो आप देखोगे देश के अंदर शांति बनी रहती है, देश काफी यूनाइटेड होता है, देश काफी ज्यादा अच्छा फील करता है, राइट बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो देश को अखंडता, देश की यूनिटी बनाने के लिए जरूरी है कि आप पॉलिटिकल पावर को डिवाइड करिए, और वही यहाँ पे हमारे बेल्जियम के लोगों ने किया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं ना, अब बात करते हैं भाई श्रीलंका, जिससे हमारा बहुत पुराना नाता है। श्रीलंका की अगर बात करो बच्चों, तो श्रीलंका का जो जिक्र है, श्रीलंका का जो कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है, वो आपको बहुत सारी पुरानी हमारी रिलीजियस किताबों में मिल जाएगा। खासकर हम बात करें अगर रामायण की, है ना, तो आप देखेंगे किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने रावण को हरा करके जो है माता सीता को वापस लेकर के आए थे, और हमारे अपने प्यारे बजरंगबली, है ना, किस तरीके से उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। खैर हम लंका दहन की आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लंका की। फिलहाल लंका क्या, एक आइलैंड कंट्री, आइलैंड मतलब होता है कोई ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। तो लंका क्या एक आइलैंड नेशन है, फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। मतलब अगर हम बात करें भारत की, बहुत सिंपल सी, तो भारत के तमिलनाडु, तमिलनाडु समवेयर हियर अगर हम बात करें, तो यहां इसके, अगर आप दक्षिणी कोस्ट की बात करें, तो इसके सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर पे आपका क्या पड़ता है, आपका पड़ता है बच्चों, दैट इज श्रीलंका। पॉपुलेशन कितनी, करीब 2 करोड़ के बराबर है, जो कि हरियाणा की इक्विवेलेंट है, यानी हरियाणा के बराबर ही आप कह सकते हो पॉपुलेशन है, ठीक है। अब जो इसके मेजर सोशल ग्रुप्स है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे भी जो मेजर दिक्कत है वो लैंग्वेज और कल्चर ही है, ठीक है। भाषा बोलना, भाषा और इनका कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे श्रीलंका के अंदर 74% लोग जो हैं वो सिंघाला भाषा बोलते हैं। सिंघाला भाषा कौन सी होती है, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। वाला गाना आपने सुना था कुछ टाइम पहले, बड़ा फेमस हुआ था, मनी के मागे हेते। अभी क्या आवाज थोड़ी बैठी हुई है, नहीं तो मैं मस्त काट सुना था। कौन सा गाना था वो, मनी के मागे हेते, ऐसा करके कुछ सॉन्ग था ना वो। हाँ, तो आवाज थोड़ी बैठी हुई है, अमरीश पुरी वाली हो रखी है। चलो, तो अगर आप देखोगे तो उस सॉन्ग को गाया गया है सिंघालीस भाषा में, बड़ा फेमस है वो, योहानी एक सिंगर है, उनका बड़ा फेमस है सॉन्ग है। तो अगर आप देखेंगे तो 74% यहाँ पे सिंघाला स्पीकर्स, यानी सिंघाला भाषा बोलने वाले हैं। एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 18% लोग जो है यहाँ पे तमिल बोलते हैं। अब देखिए, तमिल बोलने वाले लोग या तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या तो मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो सिंघाला स्पीकर्स हैं, ये मैक्सिमम लोग, ये लोग बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन का भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1, हमने क्या देखा कि मैक्सिमम जनता, यानी 74% जनता पे सिंघाला बोलती है और ज्यादातर बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करती है। 18% जनता तमिल बोलती है, या तो ये हिंदूज हैं या तो ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक और बात है बच्चे, 18% में भी अगर आप बात करोगे तो डिवीजन है, यानी 13% लोग ऐसे हैं जो ओरिजिनली श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, जिनको आप श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा जो थे, जब पुराने जमाने में ब्रिटिशर्स का जमाना था, उस जमाने में ये लोग क्या थे, काम करने के लिए श्रीलंका आए थे और यहीं आकर के बस गए। तो इंडिया के कई सारे इलाके, जैसे तमिलनाडु के कई सारे ऐसे ड्राई इलाके जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, तो वहां से क्या हुआ कि कई सारे लोग जो है श्रीलंका की तरफ मूव कर गए। यहाँ पे प्लांटेशन थे यहाँ पे काम करने के लिए, और यहीं पे सेटल हो गए, तो उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। तो इनकी संख्या जो है 5% है, और जो ओरिजिनल तमिल्स है, वहां के नेटिव तमिल्स है, वहां की उनकी पॉपुलेशन 13% है, और मिला करके बन जाते हैं 18%, ठीक है। तो आप देखोगे कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग या तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या तो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। अब बचे 7% क्रिश्चियन, ठीक है, ये दोनों ही भाषा बोलते हैं, बोथ तमिल एंड सिंगालीस, ठीक है। तो जो 7% क्रिश्चियंस बचे, आपके बच्चे दोनों तरीके की भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा भी बोलते हैं और आपके सिंघाली भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। डन, सॉर्टेड है। चले, तो ये कहानी तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे किस प्रकार का डिवीजन है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा कि श्रीलंका के अंदर 74% सिंघाला भाषा बोलने वाले लोग हैं जो मैक्सिमम बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। 18% तमिल बोलने वाले लोग हैं जो या हिंदुइज्म या इस्लाम फॉलो करते हैं, मुस्लिम है, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इस 18% में भी 2 तरीके डिवीजन है। नंबर 1, पहला 13% लोग, 13% या ओरिजिनल तमिल से, यानी जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आपके श्रीलंका ही है ना, ये पहले से यहीं पे मौजूद थे, पहले से तमिल भाषा बोल रहे हैं। और 5% वो लोग हैं जो इंडिया से श्रीलंका आए थे माइग्रेट करके काम करने के लिए, और यहीं पे आके सेटल हो गए, तो ये कहलाते हैं आपके इंडियन तमिल। इनको मिला के बनता है आपका 18%। डन, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे। श्रीलंका का इंडिपेंडेंस हुआ था 1948 में, ठीक है।
अब जो सिंघाला कम्युनिटी थी उसको क्या हुआ, डेफिनेट सी बात है उसका पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर वोटिंग होगी, चुनाव होगी, तो उसको वोट्स भी ज्यादा मिलने वाले। तो इसने क्या किया बच्चे, जब सरकार बनाई गई तो पहले एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, ठीक है, लेकिन वहां पे जो सिंघाला लीडर्स थे उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, है ना। जो सरकार बनाई गई उसमें जो नंबर ऑफ सिंघाला लीडर्स थे उनकी मेजोरिटी ज्यादा थे, और हमेशा से ही सिंघाला लीडर्स के मन में था कि हम क्या करें, अपनी जो धौंस है वो पूरी श्रीलंका पे जमा लें, किस तरीके से हम पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर दें और तमिल्स की जो नीड्स एंड विशेष हैं उसको मार दें। अगर आप देखोगे जिस इंसान के दिमाग में इस प्रकार की खुराफात चलती है वो चाहता है कि उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाए, बिकॉज अगर पॉलिटिकल पावर आ गई तो उसको अपने मकसद को अंजाम देना जो है ना बहुत ईजी हो जाता है। और यही हो रहा है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर की जो सिंघाली लीडर्स है इनका मेजोरिटी है पार्टी में, तो एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है 1948 के बाद, ठीक है, उसमें सिंघाला लीडर्स क्या करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं और एक ऐसा रूल लाते हैं जो क्या करता है, सिंघालास का डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर देता है पूरे श्रीलंका के अंदर। और इस रूल को अब कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब बहुत सिंपल है, जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी ये चाहे कि हम अपनी मर्जी से देश को चलाएं और माइनॉरिटी की बातों को बिल्कुल ना सुने, उसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। यानी इट इज अ यू कैन से दैट इट्स अ पॉलिसी वेयर द मेजोरिटी कम्युनिटी रन्स द कंट्री इन व्हिचएवर वे इट वांट्स डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। यानी जो माइनॉरिटी जिसकी संख्या कम है उनके क्या जरूरतें हैं उसको साइड करके मेजोरिटी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल करे देश को, इस पॉलिसी को हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। और यही किया यहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिंघाली लीडर्स ने, ठीक है ना। तो 1956 के अंदर क्या हुआ, सिंघालीस को आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया यहाँ पे कि सिंघाली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है अभी यहाँ पे। दूसरी बात, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना, यानी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे चाहे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की पोजीशंस हो, फॉर एग्जांपल आप लोग जो एग्जाम देते हो, नीट देते हो, जेई देते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स देते हो ना बच्चे कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस के लिए, तो आपका जो सिलेक्शन होता है मेरिट के बेसिस पे होता है, यानी किसके कितने नंबर है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है कि अगर आप सिंघाला हो तो आपको ज्यादा फेवर किया जाएगा, तमिल है तो आपको नहीं किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, हर एक चीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंघालास को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा, अब दूसरी बात अगर आप देखोगे, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। कह सकते हैं बुद्धिज्म को एक तरीके से ऑफिशियल धर्म बना दिया कि भाई श्रीलंका के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा, बाकी किसी रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स थे उनको लगा यार कि वो अपने देश में ही पराये हो गए, है ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा, उनके किसी भी नीड्स को माना नहीं जा रहा, तो उनके अंदर ना एक एलिनेशन का फीलिंग आ गया। एलिनेशन मतलब होता है जब आपको लगने लगे कि आप किसी चीज का हिस्सा ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो हर पार्टी कर रहा है लेकिन आपको नहीं बुला रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो लेकिन फिर भी आपको नहीं बुला रहा है, सारी मस्ती मजाक कर रहा है, वो अपने में कर रहा है, आपको एकदम अलग छोड़ दे रहा है, तो आपको क्या ना अकेला अकेला फील होगा, आपको लेफ्ट आउट फील होगा, तो उसी को आप एलिनेशन कह सकते हैं। तो तमिल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। इनको बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि जो अभी संविधान बनाया गया श्रीलंका का वो इनको पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं दे रहा, ना इनको अधिकार कर दे रहा है, साथ ही साथ इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो कॉलेज पोजिशन हो, है ना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, हर चीज के अंदर जो सिंघालाज हैं वो इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना। श्रीलंकन तमिल्स चाहते थे, इनका क्या डिमांड था कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि जिन इलाकों में ये ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो देश के आपके श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, ईस्टर्न पार्ट्स हैं, वहां श्रीलंकन तमिल्स का ठीक ठाक आपको पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उन इलाकों में इनको क्या दी जाए, पावर दी जाए, साथ ही साथ इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए एजुकेशन और जॉब्स दोनों के रिस्पेक्ट में। यानी ऐसा ना हो कि अगर एक सिंघाला बंदा जाकर के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको हो जा रहा है, उसको नौकरी मिल जा रही है, और एक तमिल जा रहा है तो उसको नहीं मिल रही, तो ये गलत है यार। तो ये चाहते हैं कि आप मेरिट के बेसिस पे बात करो तब तो ठीक भी है, आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती का भेदभाव कर रहे हो, मैं इसलिए जॉब नहीं पा रहा हूं बिकॉज मैं एक तमिल हूं, तो सोचो कितना गलत है यार ये चीज, है ना। ये तो कितना बुरा लगेगा कि अपने ही देश के अंदर ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि इस तरीके के भेदभाव को बंद किया जाए, संविधान इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे, और एटलीस्ट जिन इलाकों में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे इनको थोड़ा ज्यादा अधिकार दिए जाए, राइट है। चलो, अगर आप देखोगे तो 1980s में कई सारे ऐसे तमिल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनका डिमांड था कि हमको एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए, सेपरेट तमिल एलम चाहिए, खासकर उन इलाकों के अंदर जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब क्या हुआ कि सिंघाला लीडर्स तो मानने को तैयार नहीं इन सारी बातों पे, तो एज ए रिजल्ट लोग जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पहले क्या करते हैं लोग, पार्टीज लॉन्च करते हैं, स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन सिंघाला जो लीडर्स हैं वो इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं यार। तो ऐसे में एक इंसान क्या करेगा, मजबूरी में कुछ ना कुछ तो स्टेप लेगा, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो तमिल से हथियार उठा लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, उनको लगता है कि अब गवर्नमेंट को अपोज करने से कुछ होगा नहीं, अब लड़ाई लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए। एज अ रिजल्ट इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, और इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि ऐसा चल रहा है कि वॉर चल रही है, और इसी को आप कहते हैं सिविल वॉर, गृह युद्ध,
ठीक है। तो सिविल वॉर बच्चे कुछ नहीं होता, सिविल वॉर का मतलब बहुत सिंपल होता है कि जब आप ही के कंट्री में, आप ही के देश में कई सारे ग्रुप्स के बीच में ऐसा ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही हो, कितना भयंकर लगे कि आपके कंट्री में वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, राइट, तब उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है बच्चों, डन। नाउ अब क्या हुआ, इट लेड टू सिविल वॉर। अब इससे हुआ क्या बच्चे कि बहुत सारे लोग मर गए, दोनों साइड के लोग मरे, कई लोग रिफ्यूजी बन के भाग गए। रिफ्यूजी मतलब जो इलीगली किसी और देश में जाकर के रह रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप कह सकते हो। तो अगर आप देखोगे इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक, हेल्थ, सोशल लाइफ है, सबको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि सिविल वॉर जो है श्रीलंका में एंड हुई थी 2009 के आसपास। 2017 में भी कुछ वायलेंट चीजें हुई हैं, अगर आप पुरानी न्यूज उठाकर देखोगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि श्रीलंका के जो लीडर्स हैं, इन्होंने पॉलिटिकल पावर को शेयर करने के बजाय अपनी डोमिनेंस जमाने का तय किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो बेचारे मेरे तमिल्स हैं वो बहुत दुखी हो गए, है ना। उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। और एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि जब दोनों के साथ आप पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता। और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या होता है, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। और सिविल वॉर में ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिल्स मरते हैं, सिंगालीस भी मरते हैं, तमिल्स भी मरते हैं। लोगों का जो आमदनी का, जो खर्चे का, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब खत्म हो जाता है यार। तो सोशल लाइफ भी इंपैक्ट होती है, लोगों का इकोनॉमी भी इंपैक्ट होता है, देश की हालत भी खराब होती है। अब आज भी देखो यार, देश की हालत कितनी खराब है, श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है। तो उसका रीजन एक ये भी है कि आप अगर पॉलिटिकल पावर शेयर करके प्रॉपर डेमोक्रेसी के साथ चलते तो सब लोग मिलजुल करके काम करते, श्रीलंका एक बहुत स्ट्रांग बढ़िया नेशन होता और हर तरीके से बच्चे श्रीलंका ग्रो करता। लेकिन आपने क्या किया कि आपने पावर को शेयर करने से मना कर दिया। एज ए रिजल्ट आपके देश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड आपका पूरा कंट्री, पूरा इकोनॉमी, सब कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं बच्चों की देश की यूनिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और वो तभी किया जा सकता है जब अपने आप पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हो। अदरवाइज क्या होगा कि देश आपका टूट जाएगा, देश आपका बर्बाद हो जाएगा और लोगों की जो जिंदगी है बेटा वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। ठीक है, Now, this brings to us to a question कि why power sharing is desirable। अभी हमने दो केसेस पढ़े, हमने बेल्जियम की बात की, हमने श्रीलंका की बात की। दोनों जगह आप देखोगे तो भाषा और कल्चर के बीच में लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड है। तो बेल्जियम ने बहुत समझदारी से काम लिया तो बेल्जियम जो है बच गया, श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया तो श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो गई। तो इस समय यह समझ में आता है कि यार पावर शेयर करना किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी राजनीति के अंदर, किसी भी देश के अंदर कितना ज्यादा जरूरी है। इसके दो मेजर कारण है। नंबर 1 आता है आपका प्रूडेंशियल कारण और दूसरा आता है बेटा आपका सेकेंड इज मॉरल रीजन। देखिए प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, है ना, यानी विवेक। यानी जब आप किसी चीज को बहुत सोच समझ के एकदम बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करते हो तो उसको हम कहते हैं कि आपने किसी चीज को विजडम के बेस पे किया। ठीक है, एकदम सोच समझ के किया। तो वैसे अगर आप देखोगे तो नंबर 1 हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस की। तो देखिए जब आप पावर को शेयर करते हैं तो पावर से बहुत बेटर आउटकम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इससे क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो आपस में लड़ाई झगड़े वाला सिचुएशन है वो अवॉइड होगा। जब लोगों के साथ आप पावर शेयर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, लोगों के पास लड़ने का कोई कॉज बचा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टेबल रहेगा, आपकी सरकार भी स्टेबली चलेगी और आपका कंट्री का जो यूनिटी है वो भी यहां पे मेंटेन रहेगा। यानी आपकी कंट्री डिवाइड नहीं होगी, आपकी कंट्री को नुकसान नहीं होगा, लोग जो है हंसी खुशी देश के अंदर रहेंगे। तो ये पहला रीजन है। अब दूसरा आता है मॉरल रीजन। अगर आप देखोगे कि मॉरल रीजन कहता है कि यार पावर शेयरिंग ना बहुत वैल्यूएबल चीज है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी अगर लोकतंत्र की बात करें आप तो लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट ही इसी चीज पे बेस्ड है कि यार जितना भी पॉलिटिकल पावर है वो सबसे पहली बात लोगों से आता है, लोगों के लिए आता है ना। तो बहुत सिंपल बात है, लोग ही आपको देते हैं पॉलिटिकल पावर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के साथ शेयर करें किसी ना किसी फॉर्म में। जब डिसीजंस लिए जाएं तो इस बात को ध्यान में रख के लिया जाए कि लोग उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। तो जब अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की अंतरात्मा ही पावर शेयरिंग है यार। डेमोक्रेसी का जो मेन सोल है, आप कहते हैं ना अंदर की जो आत्मा है डेमोक्रेसी की, वो पावर शेयरिंग पे डिपेंड करती है। बिकॉज हम एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पावर अगर एक इंसान के हाथ में आ जाएगी फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो डेमोक्रेसी कहता है कि पॉलिटिकल पावर को हमेशा शेयर करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा लेवल पे हो सके। ठीक है, डन। नाउ लोगों का अधिकार है कि उनसे कंसल्ट किया जाए किस तरीके से आपको देश चलाना है। अगर आप देखोगे कई बार गवर्नमेंट सर्विस करवाती है, कई बार गवर्नमेंट कई सारी एक्टिविटीज करवाती है, गवर्नमेंट आप देखेंगे मीडिया के अंदर डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके थ्रू क्या पता चलता है, इसके थ्रू पता चलता है सरकार को भी नॉलेज आती है कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है। जब सरकार कोई नई कानून लाती है आप देखेंगे कि आपके जो मंत्री लोग हैं वो आपसे आके इंटरेक्ट करते हैं। इन जनरल आपने देखा होगा कई बार रैलियां होती है, लोग इंटरेक्ट करते हैं, मंत्री लोग इंटरेक्ट करते हैं, या अपना कोई पर्टिकुलर बात, अपना कोई टीवी शो लेकर के आते हैं जिससे वो आपसे अपनी बात रख सकें, आपकी बात को समझ सकें। तो ये कई सारे तरीके हैं यार जिससे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, उनकी नीड्स एंड विशेस को समझा जाता है और फिर उसको इंक्लूड किया जाता है अपने कानून के अंदर, लॉ के अंदर, सो दैट जो भी कानून या लॉ बनाया जाए, पॉलिसीज बनाया जाए, उससे सब लोगों का बेनिफिट हो, है ना बच्चों। नाउ एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जहां पे सिटीजंस, ठीक है, थ्रू पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं सिटीजन बच्चों,
थ्रू द वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सरकार को इलेक्ट किया है किसने, लोगों ने। कैसे इलेक्ट किया, चुनाव के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा। और लोगों के पास अधिकार है कि अगर सरकार सही काम नहीं करती तो अगले चुनाव में वो उनको वोट नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी। तो देखिए आपके पास पावर तब तक है जब तक लोग चाहते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने सरकार बनाई तो 5 साल तक वो सरकार तब चल पाएगी जब लोग उससे सेटिस्फाइड है। अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है जो ऑपोजिशन होगा वो भी आवाज उठाएगा, लोगों की बात को आगे तक पहुंचाएगा। अगर 5 साल सरकार अच्छा काम नहीं कर पाती तो डेफिनेट सी बात है लोगों के पास अधिकार है कि वो अगली बार उसको वोट नहीं देंगे। और अगर वोट्स नहीं मिले तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ खास पावर रह नहीं जाता। तो पॉलिटिकल पार्टी भी तभी तक पावरफुल है जब तक वो सरकार के अंदर, जब तक लोगों ने उसको पावर दिया। जब लोग उससे पावर छीन लेंगे ना, अगर वो काम नहीं करेगी, लोगों को अपने चीजों को आंसर नहीं देगी, तो लोग उससे पावर छीन सकते हैं, लोग उसको वोट्स ही नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आपको वोट्स ही नहीं मिले तो आप जीतोगे कैसे? जब आप जीतोगे नहीं तो आपकी गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, और गवर्नमेंट ही नहीं बनी तो आपके पास पॉलिटिकल पावर कहां से आएगी भाई, ठीक है। तो सारा खेल बच्चे यहीं पे। तो लेजिटिमेट सरकार वो सरकार है जो लोगों को आंसरेबल है अपने डिसीजंस के लिए, लोगों से कंसल्ट करेगी चीजों को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों के पास पावर है उसको हटाने का, है ना, या उसको आगे बढ़ाने का। तो दैट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट सरकार इसीलिए होती है, ठीक है। डन। नाउ अब आता है बच्चे फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का, तो बहुत प्यारी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, तो देखिए बहुत सिंपल है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि नंबर 1 पहली बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहां क्या किया जाता है कि जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हो गए, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूं आपसे सरकार के ना 2 चीजें हैं। नंबर 1 एक है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरा है आपका लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जहां पे पावर को हम शेयर कर रहे हैं बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं नंबर 1 यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो सरकार के अलग अलग ऑर्गन से, कौन कौन से, नंबर 1 लेजिस्लेचर, इसका काम क्या है, इसका काम है कानून को बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा एग्जीक्यूटिव, इसका काम है जो कानून बनाया गया है, पॉलिसीज बनाए गए हैं उसको लागू करना, उसे इंप्लीमेंट करना इफेक्टिव तरीके से। और तीसरा है जुडिशरी, जिसको अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सुलझाने के लिए कोई होना चाहिए। तो ये है हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब आप पावर्स को 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर करते हैं तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि आप देखिए ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक ही लेवल पे प्लेस्ड हैं, यानी ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, तो तीनों लोग जो है ना इक्वली पावरफुल है। और इसी वजह से आप देखोगे ये क्या करते हैं, एक दूसरे की पावर पे ना नजर बना के रखते हैं, ठीक है, सो दैट कोई एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर को एक्सेस ना कर पाए। तभी इसको हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर अपनी प्रोफाइल का मिसयूज करते हैं तो उनको भी हटाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट कहां पे मिलेगा आपको, लेजिस्लेचर के अंदर, राइट। ये इनके पास ये पावर है कि यहां पे एक सेशन लाया जाएगा, है ना, इंपीचमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। और उस इंपीचमेंट द्वारा क्या किया जा सकता है, जो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको हटाया जा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इनको भी हटाने की पावर इनके पास है। और फिर अगर मान लीजिए कोई मंत्री ऐसा है जो किसी गलत काम में पाया गया तो उसको सजा सुनाने का अधिकार भी जुडिशरी के पास है, ठीक है। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव भी अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जब कोई भी कानून बनाया जाता है ना तो आपके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आपके मंत्री है। अब मान लीजिए कि हमारे कुछ नया बजट पास होना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नया बजट पास होना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कौन लीड कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो है कौन है, निर्मला सीतारमन जी। तो अब निर्मला सीतारमन को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, है ना, जो क्या है बच्चे परमानेंट रहते हैं जब तक उनका जॉब खत्म नहीं हो जाता। तो ये कौन है, आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, है ना, ये आपके आईआरएस है जो इकोनॉमिक चीजों को देखते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम है निर्मला सीतारमन जी को एकदम बढ़िया तरीके से असिस्ट करना, उनको हेल्प आउट करना कि वो बजट को बढ़िया से पेश कर पाए, राइट। तो अभी उस बजट को जब पेश होने के बाद जो जो चेंजेस आएंगे उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा हमारा एग्जीक्यूटिव। तो एक मिनिस्टर जो एक मंत्री होता है ना वो दोनों जगह होता है, वो लेजिस्लेचर में भी होता है, एग्जीक्यूटिव में भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो कानून बनाने में भी हिस्सा लेता है और कानून को एग्जीक्यूट करने में भी हिस्सा लेता है, ठीक है। कभी हम कहते हैं यार कि एक मंत्री जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो एक मंत्री लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, लेजिस्लेचर यानी जहां कानून बनाए जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने का भी हिस्सा है। तो जब आप इन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करते हो तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। और इन गवर्नमेंट्स, इन ऑर्गन्स को इस तरीके से प्लेस किया गया है बच्चों कि किसी एक के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए, तो एक दूसरे की पावर पे नजर बना के रखते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। डन। चलिए अब अगला आता है बच्चे हमारा हॉरिजॉन्टल के बाद आता है हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करते हैं, ठीक है। पावर शेयर किसके बीच में, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयर बिटवीन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, यानी जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर हैं, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरा देश चलाती है, फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसके पास स्टेट को चलाने की जिम्मेदारी है, और फिर हमारे पास आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट जो आपके गांव लेवल पे होती है, पंचायत लेवल पे होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे पावर कैसे शेयर हो रही है, टॉप टू बॉटम, यानी सेंट्रल पावर शेयर करेगा स्टेट के साथ, थोड़ा स्टेट शेयर करेगा लोकल के साथ, राइट बच्चों। तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे आप क्या कर रहे हो, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर कर रहे हो। तो एक वो पावर है जो क्या करेगी, पूरे देश चलाएगी, एक वो सरकार, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक सरकार आपका राज्य मैनेज करेगी यानी स्टेट गवर्नमेंट, एक सरकार आपकी गांव और जिले के लेवल पे होगी जिसको आप कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बच्चे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए आगे बात करते हैं बड़ा बच्चे। नाउ अगर आप देखोगे तो इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने क्या किया था, जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले, इनके लिए एक सरकार बना दी गई थी जो इनके लैंग्वेज कल्चर रिलेटेड चीजों को सॉल्व करे। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से सोशल ग्रुप्स के साथ पावर को शेयर करते हो। अगर आप भारत में देखोगे, भारत में जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन होती है, ऐसे रिलीजन के लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको भी प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए संविधान के अंदर, उनके लिए कई जगह आप देखोगे रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है। तो ठीक है, वो इसीलिए किया गया है ताकि सब लोग एकदम बढ़िया से रह सकें। फिर आप देखोगे महिलाओं के लिए सीटों को रिजर्व किया जाता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर। आपने देखा होगा एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी कई जगह सीटें रिजर्व की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हो, चाहे वो आपके जॉब्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो। तो एक तरीका है पावर को शेयर करने का अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ, ताकि सब लोग को एक इक्वल मौका मिल सके पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ रहने का, है ना। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है शेयरिंग द पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। चलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो चुनाव में खड़ी होती है और लोगों की आवाज बनती है। ठीक है, तो लोगों की चीजों को आगे तक पहुंचाना, उस पर कानून बनाना, ये सब काम किसका है, ये सब काम पॉलिटिकल पार्टीज का। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं, जब एक जैसी विचारधारा वाले लोग कहीं ना कहीं ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है, और इलेक्शन लड़के जब जीत जाता है तो वही ग्रुप आपका सरकार बनाता है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप से सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पावर को शेयर करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक बस बढ़िया फैक्टर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो ग्रुप है जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस को, जो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़के जीतेगा और जीत करके सरकार बनाएगा, और यही सरकार फिर लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, अलग अलग स्कीमें बनाती है। ठीक है, जिससे लोग जो है किसी देश के अंदर बढ़िया तरीके से जीते हैं, बढ़िया तरीके से काम धंधा करते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके साथ पॉलिटिकल पावर को शेयर किया जा रहा है। तो ये है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या होता है, कभी कभी दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल करके एक बड़ा ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, इसको आप कहते हैं अलायंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे पीवीएंस हैं, हम लोग ने मिल करके एक बढ़िया ग्रुप बना लिया, तो हमारा कहलाएगा कि केपीवीएंस अलायंस। ठीक है, कुणाल पीवीएंस अलायंस, राइट बच्चों। तो हमने क्या किया कि मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तुम्हारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, हम दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, तो हमारा जो ग्रुप है वो कहलाएगा अलायंस। अब यही अलायंस अगर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है तो जो सरकार बनेगी वो कहलाएगी कोएलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार। ठीक है, सॉलिड भाई लोग। अभी आपने देखा होगा जैसे भारत के अंदर एक अलायंस बड़ा पॉपुलर हो रहा है, यानी जितनी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्या किया, अपना मिलकर के ग्रुप बना लिया बड़ा सा, उसको उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये अलायंस लेट्स से अगर ये अलायंस चुनाव जीतता है, ठीक है, लेट्स से अगर ये अलायंस चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो जो सरकार बनेगी वो कोएलिशन होगी। ठीक है, वो तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। ठीक है, नाउ फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अलायंस का मतलब होता है कि सिंपल दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जब आपस में जुड़ जाती हैं और एक बड़ा ग्रुप बनाती है, दैट इज कॉल्ड अलायंस। ठीक है, डन, सॉर्टेड है भाई। ठीक है, और जब ये अलायंस चुनाव लड़के जीत जाता है तब जो सरकार बनती है वो कहलाती है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो बस इतना ही सा डिफरेंस है अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट के बीच में। डन, चलिए सॉर्टेड है बच्चों। ना अब देखिए, अब आते हैं प्रेशर ग्रुप्स। देखिए प्रेशर ग्रुप्स क्या है, प्रेशर ग्रुप्स वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर से सरकार की पॉलिसीज पे दबाव बनाने का ट्राई करते हैं। ये इलेक्शंस फाइट नहीं करते। ठीक है, दे डोंट फाइट इलेक्शंस, याद रखिएगा, दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को, दे डू नॉट फाइट इलेक्शंस, ये बिल्कुल भी इलेक्शंस नहीं लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बाहर से ही सरकार पे दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, या कई बार सरकार की कई सारी कमिटीज का पार्ट बन सकते हैं, या सरकार के साथ मीटिंग कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं आपके बच्चों प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, सो दे डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द पावर,
ये ऑर्गेनाइजेशंस कब फॉर्म होते हैं? जब लोगों का कॉमन ऑक्यूपेशन हो, कोई कॉमन इंटरेस्ट हो, है ना, लोगों का कोई कॉमन ओपिनियन हो। तो किसी कॉमन मुद्दे को डिस्कस करने के लिए लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को भी बच्चे, डेफिनेट सी बात है, डेमोक्रेसी में अप्रिशिएट किया जाता है। बिकॉज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको लेता हूं मैं, कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है ना, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है देश के अंदर, कोई गलत कानून आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन आ जाता है, तो उसके अगेंस्ट आपने देखा होगा कई बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, सरकार पे जो है कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है, राइट बच्चों। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि सरकार एक बार सोचे कि जो उसने पॉलिसीज लॉन्च किए हैं वो सही भी है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जैसा काम धंधा करने वाले लोग कई बार ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, कई बार किसी का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है तो लोग ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैमसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन था, ये एक प्रेशर ग्रुप था, ठीक है। बैमसेफ का एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि उन लोगों का ग्रुप है जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इनके साथ दिक्कत बस यही है कि सरकार ने जो भी कानून बनाया होगा वो डेफिनेट सी बातें इनके फेवर में नहीं है। तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार जो है उसमें बदलाव करे, चेंजेस करे। इसके लिए क्या करते हैं, सरकार को प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। उससे क्या होता है, मीडिया अटेंशन भी मिलता है भाई, मीडिया में वो चीज पॉपुलर होती है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है। सरकार फिर क्या करेगी, इनको बुलाएगी, इनके साथ बातचीत करेगी, हो सकता है कोई कमेटी बनाए सरकार, उसमें कहे कि आप लोग भी इसका हिस्सा बन जाइए। तो इस तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हैं। डन नाउ, अब आते हैं आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना चाहते हैं एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा ग्रुप जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं ना, बिग पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप मूवमेंट ग्रुप्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने किसान आंदोलन देखा होगा, किसान मूवमेंट देखा होगा, तो वहां पे बहुत सारे किसान लोग थे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है। और ग्रुप बना के वो क्या कह रहे थे, भाई जो आप फार्म लॉज लेके आए हो वो सही नहीं है, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से। हालांकि सारे दुनिया देश भर के किसानों का एक ही आवाज नहीं था, तो लोग डिवाइडेड थे इस पर्सपेक्टिव में भी। कुछ लोग जो थे बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, आपने देखा होगा बॉर्डर जाम कर दिया, हाईवे जाम कर दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, ये किया वो किया। तो उसके बाद सरकार ने कहा कि आप आइए हमारे साथ बातचीत करिए, आप आइए हम एक कमेटी बनाते हैं, आप उसका मेंबर बनिए। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो उनका जो मूवमेंट है, किसान मूवमेंट जिसको आप कहते हैं ना, वो स्पेसिफिक था, वो एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, दैट इज द फार्म लॉस, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका इसको समझने के लिए कि मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मूवमेंट, लाइक पर्टिकुलर मुद्दा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का एक्टिविटी कर रहे हैं, बट पीसफुल तरीके से। देखो जहां चीजें वायलेंट होगी, डेमोक्रेसी उसको सपोर्ट नहीं करता। क्लियरली लिखा हुआ है संविधान के अंदर, आपको आंदोलन करने का इजाजत है, लेकिन पीसफुल तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है किसका, हमारे मूवमेंट ग्रुप्स का, है ना। तो हालांकि आप डेफिनेशन लेकर के आना, आपको एग्जांपल नहीं पूछेगा, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया जिससे आप शायद आज के जमाने से रिलेट करके देख पाओ, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हैं इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। एंड इसी के साथ हमारा ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक खत्म होता है। आई गेस 42 मिनट्स 43 मिनट्स के आसपास का वीडियो होगा। तो मैंने ट्राई किया है कम समय के अंदर आपको पूरे टॉपिक को कंसाइज करके बताने का। तो बच्चे फटाफट से इसको देखना, उसके बाद बढ़िया से आप रिवाइज कर सकते हो, आप लोग के पास जो भी नोट्स वगैरह है उससे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार माइंड मैप के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।